नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। लगभग एक हफ्ते के बाद मैं पटना लौटा हूं और हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वह जागृत हो गई। और कहा भी जाता है कि जब नेता दौड़ने लगे तो चुनाव नजदीक है, चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम बिहार में सभी पार्टियों के भीतर हलचल देख रहे हैं। भाजपा ने राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। आप जेडीयू के भीतर भी हलचल देख रहे हैं। केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया। कारण क्या है, इसे डिकोड किए जाने की आवश्यकता है। जब उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता से इस्तीफा दिया, राजनीतिक सलाहकार बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सलाह कौन देगा? और फिर देखिए, तेजस्वी यादव पदयात्रा बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, माफ कीजिएगा, 10 तारीख से। प्रशांत किशोर जो तीसरे फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं। एक महीने में उन्होंने 4 बार बापू सभागार को भरा है। कल उन्होंने मुसलमानों की मीटिंग की और कहा कि देखिए, कुरान की आयत उन्होंने पढ़ी, पहला शब्द इकरा, मतलब पढ़ो। मुसलमानों को पढ़ने और पढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। तो बिहार में हलचल तेज है। हमें समझना होगा कि चुनाव कितना नजदीक है और तैयारियां कितनी हैं, कौन कौन लड़ाके हैं। तेजस्वी यादव के लिए क्या स्पेस बचता है, नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, गठबंधन की स्थिति क्या है, चिराग पासवान को लेकर सस्पेंस तो बरकरार है ही। इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों पर आज हम चर्चा करें अजीत जी कि बिहार की जो गतिविधियां हैं वह क्या कहती हैं। देखिए, ये आपने पहली ही लाइन में बता दिया, ये चुनाव की आहट है। जी, और वैसे मैं अगर तय समय पर हो तो चुनाव अगले साल नवंबर में होना है। कह सकते हैं कि 1 साल बिल्कुल। से ज़्यादा समय है, अभी 14 महीने का समय है। लेकिन जिस बात की चर्चा हमेशा होती रहती है, पिछले जब से नीतीश कुमार गए हैं एनडीए के साथ, तब से इस बात की चर्चा हो रही है कि वो समय से पहले चुनाव चाहते हैं। हम्म। और अगले साल 2 ही राज्यों के चुनाव हैं, दिल्ली के और बिहार के। दिल्ली का चुनाव जनवरी में होता है और बिहार का चुनाव नवंबर में। तो ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, इसकी संभावना है। और जब सत्तारूढ़ दल तैयार होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है चुनाव कराने में, समय से पहले जी। चुनाव कराने में। तो हम्म। ये चुनाव की आहट है। तो उस लिहाज से हो सकता है कि जेडीयू बीजेपी की अपनी जो तैयारियां हैं, उनकी जो हलचल है, वो उस नजरिए से हो। लेकिन बाकी जो दूसरी पार्टी हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, या जो नए प्लेयर आने वाले हैं बिहार की राजनीति में, प्रशांत किशोर, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि चुनाव समय के पहले हो सकता है। तो उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभी हम लोगों ने बिल्कुल। देखा, तो हम लोग कितनी बार चर्चा करते रहते हैं कि तेजस्वी यादव कब निकलेंगे, तो वो निकल गए जी। हैं। हम्म। और एक तो बड़ा मुद्दा जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो फैसला हुआ था विधानसभा से और जिसको अदालत ने रोक दिया है, उसको लेकर के धरने पर बैठे तेजस्वी यादव। एक दिन का प्रदर्शन किया उनकी पार्टी ने, जी। वो धरने पर बैठे और उनका बड़ा लंबा चौड़ा बयान आया उस दिन। उन्होंने सारे चैनल्स को भी बाइट दिए और वो अखबारों में भी, दिल्ली के अखबारों में भी खूब उनकी बड़ी खबरें छपी। और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद ये अनुसूची, नवी अनुसूची में, संविधान की नवी अनुसूची में इसको शामिल कर दिया जाए, जो आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 65% की गई है। तो अपने जी। आप में ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जेडीयू के एमपी बोल रहे हैं, हम्म। जेडीयू के एमपी क्यों मुंह सिले हुए हैं। उन्होंने चैलेंज किया सबको। तो ये एक, हम लोग को पता है कि बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जब देश के चुनाव में बना, जब लोकसभा चुनाव में बना कि जाति गणना हो और आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है। और जो आपने कहा, वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे तो ये मुख्य मुद्दा होगा। ये जी, उन्होंने बिल्कुल। यात्रा पर निकलने से पहले जो धरना दिया है, जो बैठे प्रदर्शन किया, उन्होंने ये बता दिया है कि ये मुद्दा है चुनाव का। उनके लिए उन्होंने अपना चुनाव का मुद्दा, बाकी सारे मुद्दे भी होंगे, लेकिन वो तय मानिए कि मुख्य मुद्दा, केंद्रीय मुद्दा ये आरक्षण और आरक्षण की सीमा बढ़ाना हो सकता है। अभी 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 हम सबको पता है कि सरकार नवीं अनुसूची में नहीं डालने जा रही, जो हम्म। पिछली बार चर्चा कर रहे थे। और आपने ध्यान दिलाया कि किस तरह से अभी झारखंड का मामला राज्यपाल के पास लंबित है। झारखंड विधानसभा ने जो आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है, छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़ाने का फैसला इसी तरह से लंबित है। तो ये भानुमति का पिटारा खुल जाएगा और इस वजह से अभी कोई नवी अनुसूची में नहीं डालने जा रहा है इसको। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा, जो तेजस्वी यादव का मुद्दा होगा। बिहार की यात्रा करेंगे। और जो दूसरे, जो अब अपोजिशन की ही बात कर रहे हैं, पहले हम लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो जो नए बिल्कुल। होने वाले हैं बिहार की राजनीति में, जो
नई एंट्री नहीं, होने हम वाली है, वो भी अपोजिशन की जल्दी से। बात करें उसके पहले, देखिए बिहार में जो चेंजेस हुए हैं प्रशासनिक, देखिए चीफ सेक्रेटरी को रिटायर होना था, अमृतलाल मीना मिल गए, वहां भी समीकरण साधा गया है और आलोक राज नए डीजीपी हो गए। कहा जा रहा है कि सब कुछ ध्यान में आगे का ध्यान रखकर किया जा रहा है। आर एस भट्टी के साथ सरकार कंफर्ट जोन में नहीं थी, इसलिए भी देखिए आर एस भट्टी चले गए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर और आलोक राज आ गए। और देखिए आपने जो बात कही आरक्षण का मुद्दा, आरजेडी ने तो अपना मुद्दा चुन लिया है, लेकिन जो बिहार का मिजाज है उसमें इस बार जाति और आरक्षण से भी अलग मुद्दे दिख रहे हैं। मैं कल का ही उदाहरण बताऊं, मैं इंदौर से आ रहा था बाया दिल्ली, और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए लाइन में लगा था, कतार में लगा था। बहुत लंबी क्यू थी, बहुत लंबी लाइन थी। तभी एक व्यक्ति आए सीआईएसएफ के जवान और बोले आप उधर चलिए। ऐसा नहीं कि मैंने कोई संदेशा दिलवाया था। तो मैं जिस व्यक्ति के पास मुझे ले जाया गया जो सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, वे सीआईएसएफ के जवान आरा के रहने वाले थे। उन्होंने वीडियो के माध्यम से मुझे पहचान लिया था और उन्होंने पहली बात कही कि देखिए मैं आपका और अजीत द्विवेदी जी का कार्यक्रम रोज शाम को 7:30 बजे सुनता हूँ। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा खबरों के पीछे का नियमित दर्शक हूँ। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आगे बात कही ना, उन्होंने कहा बिहार की सूरत कब बदलेगी सर। मैंने कहा क्या हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो सीआईएसएफ में हूं, देश भर में ड्यूटी लगी होती है, परिवार को साथ नहीं रख सकता हूं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिहार में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, बनारस चले गए बच्चे पढ़ने, पत्नी भी वहीं किराए पर रहती है बच्चों के साथ, माँ बाप गांव में अकेले हैं। डर इस बात का है कि बच्चे कभी लौटेंगे नहीं, और डर इस बात का भी है कि उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कौन सा काम है जिसके कारण बच्चे लौटे, और यदि बच्चे नहीं लौटेंगे तो अगली पीढ़ी जो बच्चों की होगी वो ये कहेंगे हमारे पुरखे तो बिहार के थे लेकिन मैं बिहार का नहीं। तो ये दर्द और ये बातें जो शुरू हुई हैं, इसका भी बड़ा महत्व है और इसे सोचना होगा अदिति जी। देखिए, अब इस बात का एक इतना बड़ा संदेश है, आप इस बात को समझिए और लोग भी बिहार के समझें कि इसका मतलब जो पिछले अभी जो डिस्पेंसन है, अभी जो सरकार है, उससे निराशा है लोगों को, जी उससे मोह भंग है। तभी तभी ये सवाल उठता है ना कि कैसे चीजें बदलेंगी, अभी के हम्म हालात कैसे बदलेंगे। इसका मतलब कि लोग निराशा में कोई विकल्प खोज रहे हैं। हम लोग हम्म, ये मान रहे हैं, हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार का क्या विकल्प है, और बिल्कुल ये सबसे बड़ी ताकत है नीतीश कुमार की कि वो जी मानते हैं कि उनका कोई विकल्प नहीं है और दिखता भी नहीं है। और हम्म, दूसरे, बिहार में जब भी उनके विकल्प की बात होती है तो वो 2005 के पहले की याद दिलाने लगते हैं। इस पर भी हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि कब तक जी बिल्कुल 2005 के पहले का डर दिखाया जाएगा। तो हम्म, लालू यादव, राबड़ी देवी के राज को, जो उनका शासन था 15 साल का, उसको जंगल राज के तौर पर ब्रांड किया गया है और उसका उसका डर दिखाया जाता है कि वो लौट आएगा। तो एक तो वो लौट आएगा। हमारा विकल्प अभी तक जो नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर जिसका नाम आता था वो तेजस्वी यादव है, मतलब यह थे, जी लालू यादव थे, उसके बाद तेजस्वी यादव है। तो ये कहा जाता है कि अगर अगर नीतीश नहीं तो फिर तेजस्वी दूसरे यादव। से तो जी इसकी वजह से एक 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 फियर साइकोसिस जो बिहार के लोगों में है, उसको उभार करके और उसका एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका लाभ लिया जाता है। तो ये एक स्थिति है। अब इसके बाद इन दोनों का राज लोगों ने देखा हुआ है। जो आज अभी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, बिहार के बाहर है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित है, ये सोच रहा है कि वो पढ़ेंगे क्या, और वहां पढ़ा भी दिया तो वहां क्या काम मिलेगा उनको, और अगली पीढ़ी बिल्कुल बिहार के बाहर चली जाएगी। सबकी जमीनें हैं, पुश्तैनी घर मकान है, जितनी जमीन है उनकी देखरेख कौन करेगा, उस पर कब्जा करने के लिए गिद्ध की नजर लगा करके लोग बैठे हुए हैं। तो ये सारी चिंताएं हर व्यक्ति की है, और जी उसकी चिंता अब जाहिर हो रही है। इसका मतलब कि अभी जो निजाम है या जो निजाम पहले था, जो विकल्प है, उससे लोगों को निराशा है, उससे कोई उम्मीद नहीं। तो यहीं पर एक नए विकल्प के लिए संभावना बनती है, नए विकल्प के लिए उम्मीद बनती है। यहीं पर जो है, हम लोग पहले जो दूसरे विपक्षी पार्टी या नए एंट्री करने वाले की बात कर रहे थे, तो वो प्रशांत किशोर है। तो उनकी बिल्कुल बात हम करने जा रहे थे, यहीं से उनकी बात जुड़ जाती है। आप जी याद करें 2011-12 में पूरे देश में इसी तरह का निराशा का माहौल था। इसी हम्म तरह का माहौल था 2011-12 में। रोज आए दिन घोटाले खुलते थे और भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सप्लॉइट कर रही थी, ए टू जेड, ए से
आदर्श घोटाला और बी से कौन सा घोटाला, सी से कौन सा घोटाला, ये सारे घोटाले रोज गिनाए जाते थे कि ए टू जेड जो है आकाश पाताल धरती सब पर घोटाले कर दिए गए। और जी, वो कुछ सीएजी की रिपोर्ट आ रही थी, अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था और रामदेव के आंदोलन हो रहे थे, ये सब चीजें हो रही थी। चर्निंग बड़ा बदलाव का की एक हवा दिख रही थी पूरे, मतलब हवा में बदलाव की गंध साफ महसूस की जा रही थी। तो हुँ। उस तरह की तो अभी स्थिति बिहार में नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक अगर है, वो तो बिल्कुल। अब वो अभी अगर अगर स्थितियां इसी तरह से रहती हैं और ये जो एक इसको आप समझिए कि आपको जो दिल्ली एयरपोर्ट पर सुनने को मिला, उससे एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और बिल्कुल, नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है कि नए नए विकल्प की जरूरत है बिहार में। और हम जो 2011-12 का हमने जो मिसाल दी वो इसलिए दी क्योंकि 2011 का ही साल था संभवतः जब प्रशांत किशोर अमेरिका से लौटे थे भारत और गुजरात में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम करना शुरू किया था जी। 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए। और हुँ, उसी समय देश की स्थितियां बदली थी और फिर 14 का चुनाव उन्होंने नरेंद्र मोदी को लड़वाया था। तो और नरेंद्र मोदी जीते, उस समय बड़ी भारी बहुमत से पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था और पहली बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई थी कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लायक भी नहीं रही। तो ये बिल्कुल। स्थिति हो गई थी 2014 के चुनाव में और उस समय इसी तरह जो लोग देश के बाहर हैं वो ऐसी ही चर्चा करते थे कि देश के हुँ, हालात कब सुधरेंगे, कब देश में भ्रष्टाचार रुकेगा, कब आम आदमी के बारे में सोचा जाएगा। तो ये बात लोग कहते थे और हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से अमेरिका से और ब्रिटेन से, यूरोप के देशों से लोग अपनी आरामदेह जिंदगी छोड़ करके हिंदुस्तान आए और उन्होंने हिंदुस्तान में बैठ करके नरेंद्र मोदी के लिए काम किया। कांग्रेस की जो उस समय सरकार थी उसके विरोध में काम किया। जो लोग बिहार के लोग थे, बेंगलोर में बैठे थे, हैदराबाद में बैठे थे, कलकत्ता, चेन्नई, वो लोग सब लोग बिहार लौटे पटना चुनाव लड़ाने। सब अपने बिल्कुल। अपने स्टेट में गए और सबने वॉलंटियर किया चुनाव को। उस समय एक ऐसा माहौल बना था। तो शुरुआत तो इसी तरह से हुई होगी ना, किसी ने जैसे आपसे किसी ने एयरपोर्ट पर पूछा, उस समय एक मन में लोगों के खदबदाहट है, लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि चीजें कैसे बदलेंगी और लोग बदलाव चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो अब उनके बच्चों के भविष्य की बात कौन कर रहा है? बिहार में जो इस जो एकदम नहीं, शब्दावली की बात अभी है, देखिए वर्ड्स की बात है। मैं इंदौर में था 1 दिन के लिए, मेरी ही पीड़ा को समझिए। जो मेरे साथ कैब का ड्राइवर था, वह मुझे देखिए इंदौर कैपिटल टाउन नहीं है, मध्य प्रदेश भी पहले बीमारू राज्य ही था। हैं? तो जो मेरा कैब ड्राइवर जब बता रहा था कि सर इधर इन्फोसिस है, इधर टीसीएस है, इधर आईआईएम है, इधर ये यूनिवर्सिटी है और कहीं भी गंदगी नहीं दिखी और लोगों में सुकून दिखा। सोचिए मेरी पीड़ा क्या हो रही होगी जब वो दिखा रहा था कि इधर इन्फोसिस है, इधर टीसीएस है, इधर आईआईएम है, इधर ये ट्रेड सेंटर है। मेरी पीड़ा एक बिहारी होने के कारण मेरे भीतर क्या पीड़ा हुई होगी, इस बात को भी समझा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो पीड़ा लोग समझ रहे हैं। हमने कहा, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि एक बड़ी आबादी अब बिहार की रहती है देश के दूसरे हिस्सों में और वहाँ की तरक्की लोग देख रहे हैं, वहाँ की स्थितियाँ लोग देख रहे हैं और बड़ी आबादी विदेशों में भी रहती है, वहाँ का भी आरामदेह जीवन लोग देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से एक एक न्यूनतम बदलाव तो लोग बिहार में चाह रहे हैं। तो इसको, इस चाहना को, लोगों की इस इच्छा को एक्सप्लॉइट करने का की शुरुआत कर दी है प्रशांत किशोर ने। तो अभी जो जी, दूसरा व्यक्ति, पहले हम लोगों ने तेजस्वी यादव की चर्चा की कि वो भी अब जाग गए हैं और उन्होंने भी जो सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण वाला वो उठा लिया है और अब बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। प्रशांत किशोर ने अपना सारा अभियान तेज कर दिया। वो उनके कैलेंडर के हिसाब से काम अपना वो कर रहे होंगे, जितने हुँ, जितना मेटिकुलस वो प्लानिंग करते हैं बाकी दूसरी पार्टियों के लिए, अपने लिए भी किया ही होगा उन्होंने। तो उस वो प्लानिंग के तहत, अपने कैलेंडर के तहत, अपना कैलेंडर लेकर के वो काम कर रहे हैं, जिसमें 2 अक्टूबर को नई पार्टी लॉन्च करनी है। उसके पहले सभी समूहों के, अलग अलग समूहों की वो बैठक करा रहे हैं। जो आपने कहा कि 1 महीने में 4 बार पटना में बापू सभागार उन्होंने भर दिया, ये कोई जी, मामूली चीज नहीं है कि हुँ, मैं अभी मुसलमानों को किया, उसके पहले महिलाओं को किया, उसके पहले युवाओं का किया, उसके पहले जनरल एक कार्यक्रम किया उन्होंने। तो ये अलग अलग समूहों को बुला करके उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी समस्याओं पर चर्चा करना, उनकी उनकी क्या आकांक्षा है, वो क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, इसका पता लगाना, ये अपने आप में बिहार की समस्या को बारीकी से समझना है और अपनी राजनीतिक तैयारी करनी है। देखिए, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि बापू सभागार भर देना कौन सी बड़ी बात है, 5,000 आदमी आ जाएगा तो भर जाएगा। ये कई लोगों ने, कई दूसरे पॉलिटिकल जी, पार्टीज के लोगों ने कहा कि 5,000 आदमी आ जाएगा, तो 5,000 आदमी तो ऐसे ही पटना में ही घूमता रहता है। हुँ, पाँच, लेकिन ये उसका ये मतलब नहीं है, आप 5,000 को संख्या मत गिनिए। ये बिहार के हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर पंचायत से लोग बुला रहे हैं प्रशांत किशोर।
और जो बिल्कुल। आदमी वहां से लौट के अपने गांव जा रहा है, अपने जिले में जा रहा है, वो तो जाकर के प्रशांत किशोर का विजन डिस्कस कर रहा है वहां। हुँ, लोगों में एक जिज्ञासा है, कौतूहल है। असली चीज यही है चुनाव में। चुनाव जीतने का एक जो बड़ा फैक्टर होता है वो जिज्ञासा का फैक्टर होता है। कोई नया आदमी आता है, जैसे आप देखिए नरेंद्र मोदी जब आए तो देश में कितनी जिज्ञासा थी उनके लिए, उनको लोग सुनना चाहते थे कि वो क्या विजन लेके आ रहे हैं। और आज भी बीजेपी को सफलता उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है जहां आज तक उसको आजमाया नहीं गया है, जहां जी, लोगों ने बिल्कुल। अभी उनका शासन नहीं देखा है। अभी जैसे हम लोगों ने हुँ, देखा कि 18% बीजेपी और उसके जो एलआई पार्टनर थे एनडीए के सहयोगी, उनको तमिलनाडु में 18% वोट आया, माइनस अन्ना डीएमके। और जी। 12 सीटों पर बीजेपी ने अन्ना डीएमके को पीछे करके दूसरे स्थान पर बीजेपी रही है तमिलनाडु। तो हुँ, लोगों में तमिलनाडु में बीजेपी को लेकर जिज्ञासा है, केरल में बीजेपी को लेकर जिज्ञासा है। नए इलाकों में जहां लोग नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं कि कैसा राज करती है बीजेपी, वहां जिज्ञासा है। उसी तरह से प्रशांत किशोर को लेकर के एक जिज्ञासा है लोगों में बिहार में कि वो क्या विजन देते हैं। और जो आदमी सुनने आता है वो लौट के जाके गांव में बताता है कि उनकी क्या दृष्टि है, वो किस तरह यानी से इंडिया कन्फेशन किस तरह देखिए की ना, प्लानिंग कर रहे मैं हैं। कल मैं कल का उनका भाषण सुन रहा था, जब उन्होंने मुसलमानों के बीच अपनी बात कही, कुरान की आयत पढ़ी और पढ़ाने की बात कही। इसके अलावा कन्फेशन कि देखिए आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि 2014 में मोदी की जीत में मेरा कंधा शामिल था। मैं उन्हें जीत दिलाने में लगा था, तो आप नाराज हो जाइए। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि 2015 से 2021 तक मोदी जितने राज्य हारे हैं, जो अश्वमेध रथ निकल पड़ा था, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, सारे राज्य जहां बीजेपी हारी है, वहां भी मेरा कंधा था। तो मैंने मोदी को हराया है 2015 से 2021 तक, और 2022 से तो मैं बिहार में ही हूं। देखिए अब ये दो पहलू हैं ज्ञानेश्वर जी, इसमें दो बातें हैं। मैं उनकी जी, इस पॉलिटिक्स को लेकर के कहना चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बिल्कुल। कि मुसलमानों को मोदी फोबिया दिखा करके प्रशांत किशोर वोट मत मांगे। ये तो फिर वही हुँ, पॉलिटिक्स हो गई जो कांग्रेस कर रही है, वही पॉलिटिक्स हो हुँ, गई जो बिल्कुल। तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वही हुँ, पॉलिटिक्स हो गई जो ममता बनर्जी कर रही है और अखिलेश यादव कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, से इससे बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। हुँ, आप मोदी फोबिया मत दिखाइए। आप इसमें क्या माफी मांगने की बात है कि या गलती बताने की बात है कि आपने मोदी को जीत दिलाई थी। मोदी एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। उस समय मुख्य विपक्षी जी, पार्टी थी, बिल्कुल। उसके वो नेता थे, वो चुनाव लड़े, देश हुँ, की जनता ने वोट हुँ, दिया। इसमें अपोलोजाइज करने की कोई बात नहीं है। वो चुनाव हुँ, जीते, जनता ने वोट दिया, तीसरी बार जनता ने वोट देकर के उनको जिताया है। तो मोदी फोबिया नहीं काम करेगा। ये तो फिर वही बात हो गई कि मुसलमान का, आप खुद ही प्रशांत किशोर सब जगह मुसलमानों के गांव में जाते हैं जहां मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा होती है, उनको कहते हैं कि लालू यादव आपको मोदी का भय दिखा करके, बीजेपी का भय दिखा करके आपका वोट जी, लेता है। और यही हुँ, काम आप खुद कर रहे हैं कि मोदी का हुँ, भय दिखा रहे हैं और अपने को मोदी विरोधी साबित करके मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं। तब हुँ, आपको वोट नहीं देगा मुसलमान, ये बात उनको समझ बिल्कुल, लेना चाहिए। बिल्कुल। जी, तो फिर तब आपसे बेटर आदमी है तेजस्वी यादव और लालू यादव। हुँ, तो मोदी से लड़ने में आपसे बेटर पोजीशन में है, वो बिहार में कम से कम बैठा हुआ है। तो ये हुँ, नहीं, आप अपना विजन जो मुसलमानों के सामने भी जाकर के उन्होंने रखा कि हुँ, आप इस पर एक्सप्लॉइट मत होइए कि लालू यादव बीजेपी को रोक देगा या लालू यादव मोदी को रोक देंगे। ये एक्सप्लॉइट मत होइए। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि आप तो उसी को वोट दीजिएगा जो बीजेपी को हराएगा। जी, तब तो फिर अगर ये उनकी जो लाइन थी, ये असली लाइन है। मुसलमानों के मन में उनको ये बात बिठानी होगी कि आप इससे निकलिए कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप उसी को वोट दीजिएगा जो बीजेपी को हराएगा। जिस दिन मुसलमान इस फोबिया से निकल जाएगा कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसी को वोट देंगे, जिस दिन ये छोड़ देगा और जिस दिन इस लाइन पर आ जाएगा कि जो हमारे बच्चों की केयर करेगा, जो हमारे हमारे गांव की सड़कें बनाएगा, जो हमारे गांव के स्कूल को ठीक करेगा, जो हमारे गांव के और हमारे प्रखंड और जिले के अस्पताल को ठीक करेगा, हम उसको वोट देंगे। उसी जी, दिन उसी दिन प्रशांत किशोर के लिए गुंजाइश है, या हुँ, किसी भी जो विजन लेकर के जा रहा है उसके लिए कोई गुंजाइश है, या तीसरी किसी ताकत के लिए गुंजाइश है, उसी दिन। और ये बात जी, हम अभी अपनी तरफ से तो कह रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन हमने कई बार प्रशांत किशोर को ये बात कहते सुना है कि उन्होंने कई बार बिल्कुल, उनको कहा कि आप इस डर से, आप इस चक्कर में, फिर तो आप अपना विकल्प खुद ही खत्म कर देते हैं। आप अपना एक हाथ तो खुद ही बांध लेते हैं। जी, आपके पास दो हाथ है लड़ने के लिए, तो एक हाथ तो आप पहले ही बांध लेते हैं कि हम उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। तो ये बिल्कुल, छोड़ बिल्कुल, दीजिए, ये पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी। हुँ, विजन रखने का जो आपने कहा कि उन्होंने पहला शब्द जो पढ़ इरका, के बताया, और वो जी, क्या, इकरा इकरा उन्होंने कहा और कहा कि दूसरा, पढ़ो। जी, तो ये पढ़ो, कितनी बड़ी बात है। हुँ, आप ये जो आज की तारीख में केरल सबसे साक्षर राज्य है, सबसे शिक्षित राज्य है और वेल गवर्नड स्टेट है शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में। तो वहाँ कम मुसलमान है, थोड़े वहाँ 25% से ज्यादा मुसलमान है।
टोटल 45% आबादी मुस्लिम और बिल्कुल। क्रिश्चियन, तो सब पढ़े लिखे हैं, सब अपना इंटरेस्ट जानते हैं, सब अपने अधिकार जानते हैं और सब एक सिस्टम में रह करके और बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो ये क्यों ठीक नहीं है, बिहार में हो सकता है? बिल्कुल। अजीत जी, लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा पकड़ लिया। रोजगार का मुद्दा क्या आरक्षण के मुद्दे से ज्यादा कमजोर हो जाएगा? क्योंकि देखिए 10 लाख की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव 2020 में, नीतीश कुमार कह रहे हैं 2025 के पहले हम 12 लाख दे देंगे। इसके बाद शायद सरकारी नौकरियां बचेंगी भी नहीं, सारी रिक्तियां खत्म ही हो जाएंगी। तो फिर नौकरियां कहां से आएंगी, अवसर कहां से आएंगे? चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, तेजस्वी यादव बने या कोई तीसरा बने, तो फिर रोजगार का संकट तो और भी बढ़ेगा। देखिए इसलिए ये क्या आरक्षण का मुद्दा रोजगार से ज्यादा बड़ा हो जाएगा? देखिए हम लोग पहले भी चर्चा किए थे ज्ञानेश्वर जी कि रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार की सारी कोशिश होगी कि तेजस्वी को बैकफुट पर ले जाए। तो वो जी। ले जाने की शुरुआत हो गई है। वो इशू हम्म, हम लोगों ने तब कहा था कि अभी तो बात हो रही है कि तेजस्वी जब शासन में थे, 17 महीने नीतीश कुमार के साथ थे, तब रोजगार मिला। जी। उनके हटने के बाद और चुनाव के पहले अगर 2 लाख 4 लाख रोजगार और दे दिया जाता है, तो फिर कोई इस बात को याद नहीं रखेगा कि तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी रोजगार मिला। फिर तो बिल्कुल। रोजगार के चैंपियन नीतीश कुमार ही हो जाएंगे। हम्म, तो इसलिए रोजगार का मुद्दा एक एक रहेगा, साइड का मुद्दा रहेगा। जो जी। जो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं ना कि अभी तक तो 10 साल में तो हमें स्टार्टर खिला रहे थे, अब मेन कोर्स ले आएंगे, तो मेन कोर्स बिल्कुल। तो आरक्षण ही है। ये हम्म, सब चीजें स्टार्टर्ड में होंगी, मेन कोर्स हम्म, तो वही रहेगा, आरक्षण ही रहेगा तेजस्वी यादव के लिए, जाति गणना जी। और आबादी के अनुपात में आरक्षण, उसके साथ वो बाकी चीजें भी कहेंगे, क्योंकि वो हम्म, नए युवा है और उनका भी एक अपना विजन है, आइडिया है, वो कहेंगे। अब रही बात रोजगार आएगा कहां से, तो हम्म, उसके लिए अवसर बनाने होंगे। अभी तो बिहार एकदम ही अनएक्सप्लोर्ड स्टेट है। जो आपने कहा कि इंदौर में इंफोसिस भी है और टीसीएस भी है। टिस्को भी है और तमाम उसका जो टाटा की हो चाहे किसके जिसके भी हो उसकी सबकी फैक्ट्रीज है बिल्कुल। वहाँ, इंफोसिस भी है, सब है। तो जी। वो वो भी तो बिहार की तरह कोई उसके आसपास भी तो कोई समुंदर नहीं है, वो तो समुंदर वहां से बहुत दूर है। मुंबई के नजदीक है, ये अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। पोर्ट नहीं है उसका अपना, जो जो नीतीश कुमार बार बार कहते हैं। इसके बावजूद वहां वहां के का जो मैन पावर है, जो रिसोर्स है, उसके रिसोर्स के हिसाब से वहां इंडस्ट्री डेवलप हुई है। तो हम्म, उस बिहार में जो रिसोर्स है, जो मैन पावर है, उसके हिसाब से आप बिहार में भी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था, एक छोटी सी झलक देखी थी जब सैयद शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे। तो बिल्कुल। इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है या कोक पेप्सी या किसी की बोटलिंग प्लांट ही किसी का लग रहा है, तो ये कोई, इसमें भी बहुत सारे रोजगार मिल जाएंगे आपको। अगर जो चीनी मिलें बंद हैं जितनी, वही चालू हो जाए तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। फूड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने की बात है, वो अगर लगा दें आप तो वही बहुत वहां रोजगार मिल जाएगा। आप स्किल डेवलपमेंट के ही इंस्टीट्यूट खोल दें कि हम अपने बच्चों को अनस्किल्ड लेबर की तरह नहीं भेजेंगे दूसरे राज्यों में, हम उनको उनमें स्किल डेवलप करके और भेजेंगे ताकि वो अच्छी नौकरी हासिल कर सकें। आप उसी के लिए कितने सारे अवसर वहां पैदा कर सकते हैं। ये जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बच्चे हमारे यहाँ के कोटा क्यों जाते हैं, अगर आप प्लान कर दें और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं तैयार कराने वाले, या स्कूलों की पढ़ाई बेहतर कर दें, कॉलेजों की पढ़ाई बेहतर कर दें, बच्चे बाहर नहीं जाएंगे और उनके माँ बाप जो पैसा भेज रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए हर महीना, वो बिहार में रह जाए तो अपने आप कम डेवलपमेंट थोड़े होगा। लोग का उपभोग का खर्च बढ़ जाएगा और खर्च बढ़ेगा बिल्कुल। तो उसके हिसाब से रोजगार जनरेट हो जाएगा। तो ये तो जो आगे आएगा उसके विजन पर डिपेंड करता है कि आप विजन दिखा करके और रोजगार पैदा कर सकते हैं बिहार में। अभी एक अवसर सरकारी नौकरियों का अवसर मान लीजिए खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया भर के तो आप संगठित क्षेत्र का ढांचा वहां खड़ा कर सकते हैं जिसमें रोजगार मिल सकता है। जी। ये एक विजन की बात प्रशांत किशोर करते हैं, तो उनकी जो राजनीतिक तैयारी है। रोजगार के ढांचे की बात बताएं अजीत जी, देखिए कितनी पीड़ा होती है। मेरे छोटे भाई के 3 बच्चे हैं, तीनों बाहर। उनमें जो सबसे बड़े थे, उन्हें बुलाया गया था एक अच्छे शैक्षणिक संस्थान से देश के, उन्होंने पढ़ाई की और बिहार में 3 साल उन्होंने समय दिया। मतलब परिवार की इच्छा के मतलब वो बच्चा तो चाहता नहीं था, लेकिन 3 साल में उसने समझ लिया कि बिहार में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। अब वो भी लिवरपूल जा रहा है, ठीक है? तो वह पढ़कर आया, बुलाया गया कि नहीं कोई तो रहेगा ना, कोई रहेगा ना। बिल्कुल। लेकिन 3 साल में इतना थक हार गया और अवसर उसके लिए था, लिवरपूल जा रहा है। आप बताइए कौन रहेगा घर में? हाँ, तो वो ग्रोथ नहीं है। आप अगर कोई एक बार आ भी जाए मन बना करके, तो उसको भविष्य में विकास की संभावना दिखनी चाहिए, बिल्कुल। तरक्की की संभावना दिखनी चाहिए उसको, उसका लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए। देखिए, अब हम लोग हर साल आंकड़ा देख रहे हैं, हर साल 7,000, 8,000, 10,000 आदमी भारत छोड़ के जाके दुनिया के दूसरे देश की नागरिकता ले रहा है। कैरेबियन उसमें वो
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, नॉर्वे, स्वीडन, जी, डेनमार्क, इन सब कंट्रीज में जा रहा है। अमेरिका उसकी पहली पसंद है, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, क्योंकि उसको अपने और बच्चों के लिए बेहतर जीवन स्तर चाहिए है, उसको बिल्कुल। सुरक्षा चाहिए है, उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए है, तो वो चला जा रहा है। जो आदमी दिल्ली में बहुत बढ़िया है वो विदेश चला जा रहा है, जो बिहार में अच्छा है वो दिल्ली या दूसरी जगह चला जा रहा है। तो ये ग्रोथ की संभावना नहीं दिखाइएगा, आप उसके बेहतर भविष्य की तस्वीर नहीं दिखाइएगा, तो कोई नहीं टिकेगा नहीं। आप किसी किसी ऑब्लिगेशन में आ भी जाए, किसी भावना में, इमोशंस में बह के आ भी जाए, तो वो रुकेगा नहीं वहां। तो इसलिए नहीं, नहीं, एक आप सस्टेनेबल पीड़ा डेवलपमेंट का समझिए, मॉडल अर्जुन बनाना। जी, पीड़ा समझने की बात है। बिहार देखिए, आईएएस, आईपीएस सबसे महँगे दूल्हे होते हैं। लेकिन जो बिहार कैडर में आ गए ना, उनके लिए धनबली और धनपति की बेटी भले तैयार हो रही है। लेकिन जिन लड़कियों ने बाहर पढ़ाई कर ली, बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद कहीं पढ़ाई कर ली और काम कर ली, वो बिहार कैडर के आईएएस और आईपीएस के साथ शादी करने को तैयार नहीं है। हाँ, ये भी क्योंकि वो जाकर कहाँ रहेंगी? वो जाकर कहाँ रहेंगी? और उन्होंने पढ़ाई की है घर में केवल खाना बनाने के लिए नहीं ना, हाँ? तो धनपति और धनपशु की बेटी शादी करने के लिए तैयार हो जा रही है। लेकिन जो सेल्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जिसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, वह लड़कियां तैयार नहीं हो रही। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है बिहार के राजनीतिक दलों के लिए भी। एक तो हमने जो कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या आपके पास रूपरेखा है, एक आप वो बताइए टिकाऊ विकास की, ताकि क्रम लगातार चलता रहे, फिर गाड़ी डिरेल नहीं हो। और जी, दूसरा, एक जो धारणा के स्तर पर भी बिहार को लेकर के जो एक परसेप्शन बना हुआ है, उसको भी बदलने की जरूरत है, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आज भी बिल्कुल। एकदम लगता है कि बैडलैंड है और वो क्रिमिनल्स की धरती है और पता नहीं वहां क्या हो जाएगा, जाएंगे जाएंगे तो जीवित होकर के आएंगे या नहीं। जबकि देश की राजधानी में भी इतना क्राइम हो रहा है, इतने गैंगस्टर्स तो जितने दिल्ली में है उतने तो पटना बिहार में जब 90s नहीं, में भी नहीं होते थे। तो हुँ, ये परसेप्शन भी, एक जो बिहार के बारे में एक जो धारणा है, उस धारणा को भी बदलने की जरूरत है। वो सब हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग वो धारणा बदले कि बिहार असल में वैसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है। एक बिल्कुल। धारणा बदले बिहार की। और ये तब होगा जब बिहार के नेता एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट सामने रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का की कोई योजना सामने रखेंगे। तो उसमें एक प्रशांत किशोर की, जो हम लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे थे, तेजस्वी के पास अभी कोई विजन क्या है, रोजगार का एक विजन उन्होंने दिखाया था, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट उन्होंने भी, जब जितना मौका मिला उसमें हमने नहीं देखा कि वो उन्होंने रखा हो। अब वो पता नहीं क्या रखते हैं, प्रशांत किशोर जरूर रखते रहे हैं। तो वो एक हुँ, खिलाड़ी हैं जो अपना आ रहे हैं। और जो तीसरा प्लेयर है वो तो हम लोग जान रहे हैं, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। और जनता दल यू का है। तो उनके यहाँ भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और वो भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। जी। हालांकि अभी पीछे जेडीयू थोड़े कुछ दिनों से निगेटिव खबरों की वजह से ज्यादा चर्चा में है, हुँ, लेकिन हुँ। तैयारी उनके यहाँ भी चल रही है और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी सामने नहीं आ रहा है। देखिए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। वहां जी। एक हमने कभी इसके पहले नहीं देखा है, बीजेपी में इतना एडहॉक अरेंजमेंट हमने आज तक नहीं देखा। हुँ, इतना एडहॉक अरेंजमेंट बीजेपी में कि जनवरी में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था जेपी नड्डा का, तो हुआ कि अभी लोकसभा चुनाव है तो उनको एक एक्सटेंशन दे दिया गया, सेवा विस्तार दे दिया गया कि जून 30 तक वो रहेंगे और उसके बाद वहां का सेवा विस्तार मिला। वो उनका खत्म हो गया 30 जून तक, और उसके बाद की क्या स्थिति है ये किसी को पता नहीं है कि उनको सेवा विस्तार मिला है कि नहीं मिला है, कोई एक रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ। हालांकि एक अरे ये राष्ट्रीय, बिहार में ही देखिए ना, बिहार में आपने सम्राट चौधरी को इसलिए हटाया कि एक व्यक्ति हाँ 2 पद नहीं हो सकता था। ठीक बात है। हाँ, और दूसरा, लेकिन आपने दिलीप जायसवाल के बारे में क्या भैया फैसला किया? वो मंत्री भी हैं हाँ, और अध्यक्ष भी हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कौन सी कमेटी काम कर रही है, तो ये एडहॉक अरेंजमेंट हो गया है। देखिए, बिहार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये तय हो गया था कि अब राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने की जरूरत नहीं होगी अध्यक्ष के लिए, और ये उसका सेवा बढ़ाना होगा, सेवा विस्तार देना होगा, तो वो जो हमारे जो संसदीय बोर्ड है वो बढ़ा देगा। लेकिन बिल्कुल। संसदीय बोर्ड की कोई बैठक हुई, उसने उसने बढ़ाया नड्डा जी का कार्यकाल, इसकी कोई जानकारी नहीं। तो और संघ के साथ क्या तालमेल बनना है, नहीं बनना है, किसकी नियुक्ति होनी है, ये सब अभी सब एडहॉक हो गया कि अब 4 राज्यों के चुनाव के बाद करेंगे। तो अब राज्यों से सदस्यता अभियान शुरू होगा, स्टेट्स में चुनाव होंगे, आधे राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये उनके संविधान के हिसाब से ये उनका काम चल रहा है अभी अपने तरफ से। जेडीयू में दो अभी लगातार एक निगेटिव चीजों की वजह से जेडीयू चर्चा में है। पहले अशोक चौधरी का बयान अशोक और कैसे चौधरी क्या के किया? जहानाबाद में दिए बयान को लेकर के पार्टी के अंदर ही सिर्फ उटौवल शुरू हो गई, पार्टी के
जो प्रवक्ता हैं उनका बयान आ रहा है, फिर जी, जो विधायक हैं उनका अलग बयान आ रहा है, दूसरे नेताओं के, तो वो बयानबाजी चल रही थी और इस बीच केसी त्यागी का इस्तीफा हो गया। जी, तो केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ। अब सवाल है ज्ञानेश्वर जी कि जेडीयू बीजेपी के दबाव में है कि बीजेपी जेडीयू के दबाव में? बिल्कुल। कायदे से तो बीजेपी को दबाव में होना चाहिए ना कि जेडीयू के 12 एमपी के समर्थन से उसकी सरकार चल रही है वहाँ। जी, भारत में केंद्र में सरकार बनी है जेडीयू के 12 एमपी के समर्थन से। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा केसी त्यागी। हुँ, बीजेपी को ये पसंद नहीं आया कि वो विपक्ष के नेताओं के साथ क्यों किसी फिलिस्तीनी प्रतिनिधि से मिले थे, या उन्होंने इजराइल को हथियार आपूर्ति बंद करने की बात क्यों कही। तो ये इस दब क्या इसकी वजह से बीजेपी दबाव राज्यसभा की डालेगी, दोनों सीटें बीजेपी ले के ली दबाव में बीजेपी जेडीयू। ने। राज्यसभा की दोनों सीटें ले ली बीजेपी ने। हाँ, वो दे दीजिए, उसमें जेडीयू को नहीं मिला, मिलना चाहिए था और केसी त्यागी बिल्कुल। डिजर्व कर रहे थे कि उनको राज्यसभा भेज देते आप। एक हुँ, एक जो भी अपना छोटे कार्यकाल वाला ही था, मिल जाता उनको। तो ये इसके पहले कितनी बार चर्चा हुई है उनके हटने के बाद राज्यसभा देने की, चाहे फिर अब एक बार आपने खीरू महतो को भेजा, एक बार अनिल हेगड़े को भेजा, अब वो सीट चली गई। तो ये कारण कुछ और है। ये चीज़ स्वीकार करने में हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि केसी त्यागी जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, और ये वो उनकी आज की पॉलिटिक्स नहीं है, और वो उतने सधे हुए नेता भी देश में बहुत कम है जो इश्यूज पर बिल्कुल। इतना सोच समझ के बोलते हैं। और इतना कमिटमेंट भी हो नीतीश कुमार के प्रति कि जॉर्ज फर्नांडिस के समय भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और शरद यादव के साथ तो साये की तरह रहे थे, वो जीवन भर शरद यादव के साथ नहीं, रहे थे और कभी नहीं छोड़ा देखिए नीतीश क्या कुमार। आपको क्या लगता है? देखिए जब हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, प्रशांत किशोर की, नीतीश कुमार की, बीजेपी की। नीतीश कुमार हर बात में कहते हैं जब भी संबोधन करते हैं, अरे हम करवे न किए हैं जी, हमको छोड़कर कोई किया है जी, हम करते ही न रहते हैं जी। क्या इतना भर कह देने से 2025 की तैयारी उनकी पूरी हो जाती है कि जनता इससे आगे की उम्मीद कर रही है? नहीं, नहीं, अब ये इतने से तो नहीं होगा। ये अब तो हुँ, ये एक तो इस मामले में तो बहुत एक्सपोज़ हो गए सारे लोग, और जो जनता है, बिहार के लोग भी अब चीज़ों को तो समझ रहे हैं। अब चाहे वो जी, वोट के समय क्या किस कंसिडरेशन में वो लोग वोट डालते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उनको समझ में आ गया है कि सरकार उनके जीवन की बेहतरी के लिए कुछ खास नहीं कर रही। जी, और जो जो ये हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को क्यों लालू यादव के राज से अपनी तुलना करनी चाहिए। जैसे हुँ, भारत के संदर्भ में हम कहते हैं ना कि क्यों पाकिस्तान से आपको तुलना करनी है? आप हुँ, चीन से, अमेरिका से क्यों नहीं तुलना कर रहे हैं? ब्रिटेन से क्यों नहीं तुलना कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार क्यों नहीं चंद्रबाबू नायडू से तुलना कर रहे हैं? दोनों तो साथ के साथ के पॉलिटिशियन हैं। बिल्कुल। दोनों ने एक साथ राजनीति शुरू की है, दोनों लगभग एक नहीं, साथ सत्ता में तीसरा आए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं तुलना करें? चलिए ना हम उन्हीं प्रदेशों की बात कर लेते हैं। हाँ, नहीं, जो जो पहले बीमारू में थे, बीमारू में जो राज्य थे, उन्हीं के साथ आप तुलना कर लीजिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही तुलना कर लीजिए। जी, तो ये आप लालू यादव के 15 साल के राज से रोज तुलना करते हैं। तो अब हुँ, जनता को समझ नहीं आ गया है कि 20 साल तो आपको दिया, आप 15 साल में क्यों 15 साल पहले की बात करते हैं? इस बार लोकसभा में भी आप देखिए, बीजेपी को हुँ, जो 63 सीटों का नुकसान हुआ है, वो उसके पीछे कारण ये था कि लोग इस बात से उबे हुए हैं कि आप कब तक कांग्रेस को गाली दीजिएगा? आपको भी 10 साल का मौका दिया, तो आपने क्या किया उस नाम पर वोट माँगी है ना? तो हुँ, ये नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की बड़ी चुनौती होगी। आप ये लालू यादव के राज का भय दिखा करके वोट नहीं ले सकते हैं। जैसा हम लोगों जी, ने तो पूरा प्रोग्राम इस पर एक दिन बिल्कुल। डिस्कस किया था, नहीं हुँ, कर सकते हैं। आपको हम करबे करते हैं, हम ही ना किए हैं, उससे आगे दिखाना होगा कि लोगों का भरोसा बने कि आप नया कुछ कर रहे हैं, नया विज़न आपको जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा। और नहीं करेंगे तो प्रशांत किशोर नया नया विज़न लेकर के खड़े हैं। लोग नए विकल्प की तरफ देख रहे हैं। चुनाव में क्या होगा वो कोई जानता नहीं है, लेकिन जनता पहले से मन बनाना शुरू कर देती है। तो जनता का बिल्कुल। मन बनने लगा है, लोगों का विश्वास टूटने लगा है, लोगों को ये लगने लगा है कि अब एकदम स्टैग्नेशन आ गया, एकदम स्थिरता आ गई है, और ठहरा हुआ पानी अब सड़ने लगा है। इसमें अगर कुछ नया नहीं किया जाएगा, तो स्थिति और खराब होगी। इस बात को समझना चाहिए है नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों। चलिए देखिए ठहरा हुआ पानी सड़ने लगा है। लोगों में निराशा बढ़ रही है, उम्मीदें टूट रही हैं, लेकिन यदि उम्मीदें जिंदा नहीं रहीं, तो बिहार का क्या होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल पर हम और अजीत द्विवेदी जी आगे भी बने रहेंगे क्योंकि हम लोग दोनों बिहारी हैं और बिहारियत को जीते हैं। तो आप देखते रहिए हमारे कार्यक्रम को और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।